हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे 2024 का जो हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट है, इसको हम लोग ये मॉडल पेपर है एनम का, तो ये हम लोग देख रहे थे। और इसमें कंप्लीट 2 वीडियो हो चुकी हैं और ये लास्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें कि हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप के आंसर। तो इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ जिससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो सके। तो चलिए हम चलते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पे। और ये चीज़ जान लीजिए कि मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जब तक आप प्रीवियस ईयर को लेकर नहीं चलेंगे आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होने वाला है। इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लोग मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो और उसको याद कर लेते हो तो यकीनन क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें देखिए, लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें 4 क्वेश्चन को लिखना रहता है आपको। और 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का होता है। मतलब कि 4 क्वेश्चन में आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस वजह से इसकी तैयारी आपको तो अच्छे से करनी ही करनी है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो ये है कि लेप्रोसी के बारे में आपको बताना है और उसकी कौन से साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसका एक हेल्थ वर्कर का लेप्रोसी के प्रति क्या रोल होता है उसको भी लिखना है। मतलब कुष्ठ रोग क्या है, इसके संकेत, लक्षण का वर्णन करें, कुष्ठ रोग के नियंत्रण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें अब ऐसे हमें तो लिखना है 4 क्वेश्चन, लेकिन इसमें दिया हुआ है टोटल 6 क्वेश्चन। तो मतलब 6 क्वेश्चन में से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऐसा 4 क्वेश्चन है जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहा है। तो सेकंड कौन सा क्वेश्चन है कि काउंसलिंग के बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के बारे में, संचार प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बताना है। चौथा है कि इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन मतलब अंतर क्षेत्रीय समन्वय क्या होता है उसके बारे में पूरा वर्णन करना है। या फिर एड्स के बारे में आप लिखिए या फिर मलेरिया के। तो 6 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से आपको लिखना है 4 क्वेश्चन, बट मैं बताऊंगी पूरे 6 के 6 क्वेश्चन जिससे आपको तैयारी पूरे अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए हम चलते हैं कि लेप्रोसी के लिए। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि लेप्रोसी की कुछ जानकारियाँ, जो कि एक कॉमन सी जानकारी क्या होती है कि लेप्रोसी क्या होता है उसके बारे में पहले हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो देखिए लेप्रोसी क्या होता है। लेप्रोसी को हम हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। ये दीर्घकालीन ग्रेन्युलोमेट्स बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। अच्छा, पहले मैं पढ़ूंगी उसके बाद मैं एक एक चीज़ करके समझाऊंगी। देखिए जो लेप्रोसी होता है वो क्या होता है कि एक दीर्घ मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। ना कि ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। ये सालों साल चलने वाली बीमारी होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही जो होता है वो 3 से 5 साल का होता है। मतलब जल्दी पता ही नहीं लगता कि हाँ ये बीमारी है। इसके इसके सिम्टम्स उगने में ही 2 साल लग जाते हैं। तब व्यक्ति को जब वाइट स्पॉट आता है तब व्यक्ति को पता चलता है अच्छा लेप्रोसी की कंडीशन है ये। तो इसकी जो बैक्टीरिया का नाम है, ये देखिए बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसके बैक्टीरिया का जो नाम है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। ये आपको नहीं भूलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह बीमारी मुख्यतः तंत्रिकाओं मतलब पेरीफेरल नर्व की क्षति तथा पेरीफेरल न्यूराइटिस जैसी स्थितियों के लिए जिम्मेदार होती है। हालांकि यह आंतरिक अंगों, त्वचा, मांसपेशी, अस्थियों को भी प्रभावित कर सकती है। इस बीमारी को हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो बीमारी होती है, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता दूं, इसमें याद क्या करना है। लेप्रोसी एक दीर्घकालीन बीमारी है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ये पेरीफेरल नर्व को इफेक्ट करती है। चौथा पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसके अदर नाम अगर पूछे अनदर नेम क्या है तो उसको हैंसन डिजीज़ कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण जो होता है यह एक जीवाणु जनित बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह बैक्टीरिया क्या होता है, एसिड फास्ट, एरोबिक, नॉन स्पोरेडिक तथा गतिहीन प्रकार का होता है। अच्छा, ये भी आपको याद करना है कि जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है वो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। आपको लग रहा होगा कि बस मैं यही याद कर लूँ, इतना ही ज़रूरी है। ये फास्ट, एरोबिक, नॉन स्पोरेडिक या फिर गतिहीन प्रकार का, नॉन मोटाइल मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी कभी
कंपटीशन, मतलब ये अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये इसके बैक्टीरिया जो होते हैं मोटाइल होते हैं, मोर्टाइल होते हैं या फिर नॉन मोर्टाइल होते हैं। मोर्टाइल मतलब होता है कि गति वाले, और नॉन मोर्टाइल मतलब होता है कि गतिहीन होते हैं। और एरोबिक पूछा जाता है कि एरोबिक हैं या फिर एनारोबिक हैं। तो मतलब ऑक्सीजन और मतलब इसमें एरोबिक मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एनारोबिक मतलब होता है कि ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में। तो इसको भी आपको याद करना है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है एसिड फास्ट होता है, एरोबिक होता है, और नॉन स्पोरेडिक होता है, गतिहीन प्रकार का, वेसिलाई होता है। इसको आप नोट्स में कहीं इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए कि ये क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन में आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुए और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये भी आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 5 साल जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कुष्ठ रोग के संकेत एवं लक्षण क्या होते हैं? तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है लेप्रोसी के बारे में? देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि वीडियो को थोड़ा छोटा बनाइए, मतलब मुझे थोड़े थोड़े में समझाइए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर देना कि ये वीडियो को मुझे छोटा बनाना है या फिर लंबा बनाना है। पूरा फुल एक्सप्लेन आपको चाहिए या फिर शॉर्ट में ही मुझे समझाना है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, सिम्टम्स होते हैं हाइपोपिगमेंटेड पैच। मतलब हाइपोपिगमेंटेड पैच का मतलब होता है कि जो आपकी त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वहाँ पे जो वाइट कलर के स्पॉट होते हैं, वाइट कलर के दाग होते हैं, उसी को कहते हैं हाइपोपिगमेंटेड पैच होता है। प्रभावित क्षेत्र में त्वची संसेचन का आंशिक या पूर्ण लॉस होना। अच्छा, जो लेप्रोसी होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। आपने किसी लेप्रोसी को किसी को देखा होगा कि उनके जो वाइट स्पॉट होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो संवेदनशीलता होती है, अगर आप वहाँ पे चाय गिराएंगे तो उनको फील होगा कि हाँ, मतलब मेरी स्किन पे चाय गिर रही है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, एक लेप्रोसी इस प्रकार का होता है जिसमें कि अगर जहाँ पे उनकी स्किन वाइट हुई रहती है, वहाँ पे जब आप चाय गिराएंगे, गर्म चीज़ें, कोई ठंडा चीज़ें गिराएंगे तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ जो होता है वो सेंसेशन जो होता है वो ख़त्म हो गया रहता है। त्वचा पर धब्बे या गांठ होना, तो आप देखते ही हैं। त्वचा पर दाने उभार हो जाता है, दाने निकल जाते हैं, उभार हो जाता है। त्वचा का रंग हल्का होना, हल्का हो जाता है। त्वचा पर घाव होना, तो जैसे कि बहुत लोग की क्या होती हैं कि लेप्रोसी एक प्रकार का ऐसा भी होता है जिसमें कि सेंसेशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे वाइट कलर के स्पॉट रहते हैं ना, वहाँ से कुछ चीज़ें मतलब झड़ने लगती हैं, ऐसे गिरने लगती हैं, तो फिर वो विकलांगता के अंतर्गत आ जाता है। और पैरों में के तलवों में दर्द रहित छाले होना, हाथ या पैर की अंगुलियाँ जो होती हैं वो सुन्न होने लगती हैं, और मांसपेशियों में भी कमजोरी हो जाता है और लकवा हो जाता है। तो ये होते हैं। अच्छा, रोकथाम के उपाय क्या है? तो रोकथाम में आपको करना है कि रोगियों का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाना। जैसे कि अगर कुछ भी उसके अंदर ईचिंग हो रही है या फिर रेडनेस आ रहा है, वाइट कलर के स्पॉट आ रहे हैं, तो उसका तुरंत आपको जाकर चेकअप करवाना है हॉस्पिटल में, जिससे समय रहते उस बीमारी को रोका जा सके। रोगियों का उचित उपचार करना है। ऐसे नहीं है कि सब सेंटर पे आप चले गए, वहाँ पे उपचार करवा रहे हैं। अरे भाई, लेप्रोसी है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह जाइए। रोग संचरण के मार्ग को अवरुद्ध करना। अब ये भी आपको पता करना है कि रोग फैल कैसे रहा है, तो उस संचरण को भी अवरुद्ध करना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई लेप्रोसी का पेशेंट है, आप उसके साथ बातचीत मतलब उसके साथ रहना उठना हर एक चीज़ है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो जो सेंसेशन जिसमें नहीं होता है उसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है, स्किन टू स्किन टच से। तो आप अगर उसके पास जा रहे हैं, आपको भी हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें अब उसके पास नहीं जानी है, बंद कर देनी है। तो ये होता है कि रोज़ रोग किस तरीके से फैल रहा है उसको भी देखना है और उसको अवरुद्ध करने की कोशिश करनी है। सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार, तो सामाजिक आर्थिक जो स्तर है उसमें भी सुधार करना है, ठीक है। तो अब सामाजिक आर्थिक स्तर में आप सुधार कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको कम समझ में आई होंगी। तो देखिए, जन समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्तर के सुधार हेतु तो आवश्यक जितने भी उपाय हैं, जितनी सरकार के द्वारा संस्थाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में लोगों को बताना है कि हाँ, ये संस्थाएं हैं, इसके द्वारा आपकी थोड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। और इसके अलावा क्या करना है कि लोगों को व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता का पर्याप्त स्तर बनाए रखने की सलाह भी देनी है। मतलब उनको ये बताना है कि हाँ, अपने पर्यावरण में आप किस तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से रह सकते हैं, इनके बारे में भी लोगों को शिक्षित करना है। मैं जहाँ पे जाती हूँ, मतलब मेरी गली के सामने से ही मेरी लाइब्रेरी जहाँ पे है, वहाँ पे एक मतलब चाल में लोग रहते हैं, तो वो लाइब्रेरी थोड़ी अंदर में है, तो वहाँ पे क्रॉस करके जाना पड़ता है। चाल एरिया के लोग मिलते हैं वहाँ पे, उनका घर वगैरह है। तो वो पता है, वो मतलब उस जब गली से गुजरो तो इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, वो मतलब वहीं खाते हैं और वहीं पता नहीं कैसे सब कुछ जो भी करना रहता है वहीं कर भी देते हैं। वो गली से जब गुजरो तो नाक बंद करके जाना पड़ता है, जबकि वहाँ पे सफाई वाले भी लगे हैं, तो वो सुबह आकर साफ़ करते हैं, लेकिन शाम तक फिर वो गली इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है।
तो क्या है कि ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो वो लोग सफाई में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको जाकर आपको और भी ज़्यादा बताना है कि सफाई किस तरीके से करना है, किस तरीके से सुरक्षा करनी है अपनी। उन लोगों में बीमारियाँ फैलने की जो शंकाएँ होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। वहीं जब मैं थोड़ी दूर जाती हूँ और फिर ऐसे चाल ख़त्म हो जाता है, फिर मकान आ जाता है, सब लोग के अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वहाँ पे जब वो उन लोगों की गली स्टार्ट होती है तो उसमें मैं देखती हूँ कि पूरी गली साफ़ सुथरी रहती है। मतलब देख के लगता है कि हाँ, यहाँ पे आना जाना आसान है। तो क्या होता है कि तो उन लोगों को बीमारियाँ भी कम लगेंगी। तो उन लोगों को जिसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सही रहेगी उनको हमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि हमें पहले सामाजिक और आर्थिक स्तर को उनके सुधारने के लिए भी बताना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या पूछा था, क्वेश्चन नहीं मतलब इसमें टॉपिक पूछा था कि कुष्ठ रोग के नियंत्रण में रोल ऑफ हेल्थ वर्कर इन कंट्रोल ऑफ लेप्रोसी। तो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का क्या रोल होता है इसमें। तो देखिए, जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो कुष्ठ रोग के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वही जाकर हर एक चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो उसी हिसाब से पेशेंट वर्क करता है, जिसमें वो शीघ्र पता लगाकर नए मामले की सक्रिय रूप से पहचान करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या एक हेल्थ वर्कर का काम होता है कि अगर किसी को भी ये बीमारी हो रही है तो सबसे पहले जल्द से जल्द उसका पता लगाना, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग करके समय पर और पूर्ण उपचार प्रदान करते हैं तथा आगे प्रसार को रोकने के लिए संपर्क अधोरेखित करते हैं। मतलब अगर जैसे पता चल गया कि हाँ, इनको ये सच में बीमारी हो गई है, चेकअप वगैरह करवाएं और पता चल गया कि इनको बीमारी हो गई है, तो उसके लिए क्या करना है कि मल्टी ड्रग थेरेपी MTP जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट कर देना है। और प्रसार को रोकने के लिए क्या करना है कि प्रसार संपर्क बिंदु को भी बार बार उनके यहाँ पे जाकर पता करना है कि कितनी जो हम दवाई दे रहे हैं, मतलब जो MTP यूज कर रहे हैं उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो सब भी पता करना है। कुष्ठ रोग से जुड़ी जटिलताओं और विकलांगताओं का प्रबंधन करते हैं। मतलब पहले ही विकलांगता ना हो उसके लिए प्रबंधन करना है। और उसके बाद तथा लक्षणों को कम करने और संदिग्ध मामलों की शीघ्र रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए समुदाय को शिक्षित करना है। जैसे कि बहुत लोग को लेप्रोसी हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग छिपाते हैं कि जिससे कि हमारे समाज को ना पता चले या किसी को भी ना पता चले, जिससे क्या हो कि नहीं तो इसको एक इस तरीके से गाँव वाले इस तरीके से मानते हैं कि इन्होंने कोई बुरा काम किया होगा, इसी वजह से इनको ऐसा हो रहा है। तो इन सब को छोड़कर उनको शिक्षित करना है कि ऐसा सब कुछ नहीं है। आप बताइए जिससे कि आपके द्वारा और किसी को ना फैले, और आप बेझिझक हॉस्पिटल में जाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो बीमारी और फैल सकती है, आपकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वक्त रहते ही आपको अपना उपचार करवाना है, ये नहीं कि छिप कर बैठ जाना है कि जिससे किसी को पता ही ना चले। दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि डिफाइन काउंसलिंग, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द काउंसलिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड काउंसलर। तो काउंसलिंग को परिभाषित करें और काउंसलिंग के प्रकार लिखिए। एक अच्छे काउंसलर की के क्या लक्षण होते हैं उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग होता क्या है। देखिए, काउंसलिंग मतलब ऐसे अगर आप दिमाग से सोचिए तो काउंसलिंग मतलब आपके विचार में आ रहा है परामर्श, ठीक है। आप परामर्श मतलब क्या समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परामर्श का मतलब क्या समझते हैं तो आप यही तो बोलेंगे कि लोगों को राय मशवरा देना, यही तो होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही हैं, लोगों को राय मशवरा देना ही परामर्श के अंतर्गत आता है। अब इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो परामर्श जो होता है वो व्यक्तियों के मध्य पाया जाने वाला सहायताकारी रिश्ता होता है, जिसमें किसी व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत होती है। मतलब जो कोई व्यक्ति होता है उसको सहायता की ज़रूरत होती है एवं अन्य व्यक्ति उनकी सहायता के लिए तत्पर होते हैं। तो परामर्श मतलब जैसे कि अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं तो परामर्श का मतलब आपने बताया मुझे कि राय मशवरा देना। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो गया, अब आप जाते हैं तो आप परेशान रहते हैं अगर, तो अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि मुझे ये इस बात पे परामर्श चाहिए। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं कि राय मशवरा देते हैं, आपकी सहायता करते हैं। कोई भी चीज़ होता है तो आपके मम्मी पापा आपको सहायता देते हैं, परामर्श देते हैं कि हाँ ऐसे काम करो, ऐसे वर्क करो। तो इसका मतलब है ना कि सहायता करना। तो उसी तरह से इसमें भी होता है परामर्श। तो परामर्श का मतलब होता है कि क्या करना कि व्यक्तियों के मध्य एक सहायताकारी जो होता है ये रिश्ता होता है, ये आपके पेरेंट्स के बीच ना होकर हेल्थ वर्कर और आपके बीच में होता है। तो आपको जितनी भी ज़रूरतें पड़ती हैं, अगर आपको कोई परेशानी रहती है तो आप लेते हैं हेल्थ वर्कर से परामर्श, तो वो तत्पर तैयार रहते हैं आपको कोई भी परामर्श देने के लिए।
परामर्श वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति परामर्शदाता तथा दूसरा जो होता है वो परामर्शग्राही की भूमिका निभाता है। मतलब क्या होता है कि देखिए, इसमें दो व्यक्ति की ज़रूरत होती है। अब आपको कोई परामर्श की ज़रूरत है तो ऐसे तो है नहीं कि आप अकेले हैं तो आपको परामर्श मिल जाएगा। तो इसमें दो व्यक्ति की ज़रूरत होगी ना, एक आपको देने वाला होगा और आप हैं जो लेने वाले हैं परामर्श। जैसे कि आपको मान लीजिए नर्सिंग की तैयारी करनी है, अब आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जाएंगे किसी अच्छे टीचर से पूछेंगे कि हाँ मुझे नर्सिंग की तैयारी करनी है, तो क्या मतलब मैं इस फील्ड में करूँ या ना करूँ, कैसा होगा। तो वो जो आपका टीचर होगा जो आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो परामर्श दे रहा है, वो परामर्शदाता हो गया। और आप उसकी बातों को सुन रहे हैं और फिर अपने दिमाग में सोच रहे हैं हाँ ये सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, तो आप इसका मतलब परामर्शग्राही हो गए, आप परामर्श को ले रहे हैं उनसे। इस दौरान परामर्शदाता परामर्शग्राही की समस्याओं के समाधान करता तथा विपरीत परिस्थितियों के समायोजन में स्थापित करने के उद्देश्य से उसका मार्गदर्शन करता है। वही हुआ कि गाइडेंस करना, आपको जो भी परामर्श देता है तो इसका मतलब है कि आपको गाइड कर रहा है ना। परामर्श के प्रकार क्या होते हैं, तो परामर्श के जो प्रकार हैं उनको जान लेते हैं। तो परामर्श की मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग और दूसरा होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, तीसरा होता है इलेक्टिव काउंसलिंग। अब आप कहेंगे कि ये क्या डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चिंता मत करिए, अभी सब कुछ मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग को केंद्रित काउंसलिंग भी कहते हैं। इस प्रकार की काउंसलिंग में काउंसलर मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, काउंसलर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे काउंसलिंग प्राप्त करने वाली व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए, डायरेक्ट काउंसलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि डायरेक्ट कोई भी हम चीज़ कहते हैं कि नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से हमें नहीं कहना है। मतलब जैसे कि हमें सेब चाहिए तो हम कहेंगे कि मुझे सेब खाना है, मुझे सेब दे दो। तो ये हो गया कि हम डायरेक्ट किसी चीज़ को केंद्रित है, मेरा पूरा लक्ष्य जो है उसी पर केंद्रित है और हम वही बोल रहे हैं। तो ये होता है कि डायरेक्ट। इस प्रकार में क्या होता है कि काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है उसकी मुख्य भूमिका निभाता है। इनडायरेक्ट तरीके से ये नहीं है कि किसी को और भी इसको इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताएगा कि हाँ उसको बता दो कि ये काउंसलिंग। वो डायरेक्ट आपके सामने बैठकर आपकी समस्याओं को सुनता है और आपके जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को सुनकर उस अकॉर्डिंग से वो परामर्श आपको देता है। तो ये होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग। और जैसे कि इसमें कुछ तकनीक होते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, डायग्नोस करना, फिर प्रोग्नोसिस करना, काउंसलिंग करना, फॉलो अप करना। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पता है कब पूछा जाता है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप नर्सिंग का वो देते हैं पेपर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तब ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस बनाने के लिए आता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि फॉलो अप हमेशा लास्ट में होता है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और फॉलो अप के पहले काउंसलिंग आती है और सबसे पहले एनालिसिस आता है। मतलब सबसे पहले कोई भी चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो फिर आप उस सीक्वेंस को बैठा सकते हैं। और देखिए, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है ना, उसमें भावनात्मक पहलुओं के स्थान पर बौद्धिक पहलुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब जो ये नहीं है कि आपकी भावनाओं को ज़्यादा देखेंगे कि हाँ अगर आप कह रहे हैं कि मैं एमडीटी मतलब मैं जब दवाई लेता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है इसलिए मैं दवाई नहीं लूँगा, तो वो आपकी भावनाओं को समझ कर कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, दवा मत ले लो, दवा ना लो। बल्कि आप मतलब जो बौद्धिक तरीके से जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा वर्क करेंगे। नहीं, वो कहेंगे नहीं आपको ये दवा लेना ही लेना है। तो ये होता है कि भावनाओं में नहीं बहते हैं बल्कि बौद्धिक तरीक़ों से आपको अधिक महत्व देते हैं। अच्छा, इनडायरेक्टिव मतलब क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जैसे कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है वो जो काउंसलर होता है वो डायरेक्ट आपको परामर्श देता है, आप अपनी समस्याओं को बताते हैं। और वो जो होता है इनडायरेक्ट वगैरह मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे से कहवा दिया कि हाँ उसकी जाओ समस्या सुन के आओ, या फिर आपको बोल दिया कि आप पहले अपनी राय दो फिर आप मतलब ऐसा करो। वो बल्कि आपकी समस्याओं को सुनेगा और अपनी राय देगा कि हाँ आपके लिए ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं, आप आपका जो मन करे। तो जैसे कि जो लास्ट स्टेप होता है वो तो एक पेशेंट ही ले सकता है ना कि हाँ उसको क्या चीज़ें करनी है। लेकिन अगर आप अपनी बातों को रखते हैं उसके सामने तो फिर जो काउंसलर होता है वो राय दे देता है कि आपको ऐसा करना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। ये होता है डायरेक्टिव। लेकिन नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है कि
इसमें जैसे कि आप अपनी बातों को बताते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं कि मुझे ये समस्या है, तो इसमें जो काउंसलर होता है वो डायरेक्ट आपको नहीं बताता कि आपको अगर ये समस्या है तो आपको ये चीज़ें करनी है, वो बल्कि आपको ही ढूँढने का मतलब ऐसा माहौल बना देता है कि वो आप ही उसमें ये समझो कि हाँ, मेरे लिए कौन-सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, आप खुद उसको ढूँढो। ये नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको बता देगा कि हाँ, आपको ये चीज़ें करनी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नर्सिंग करना है, ठीक है, तो आप गए तो डायरेक्टिव में हो गया कि आप गए, आप बोले कि मुझे नर्सिंग अच्छा रहेगा या फिर नहीं, मैं करूं या ना करूं। तो फिर उसने जो काउंसलर था वो बताया कि देखो नर्सिंग की ये अच्छाइयाँ हैं, तुम कर लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फील्ड है। तो आप वहाँ से आए कि हाँ हाँ ये तो सही है, मेरे टीचर्स ने मेरे काउंसलर ने अच्छा बताया, मैं ये कर लेती हूँ। ये होता है डायरेक्टिव हो गया। अब इनडायरेक्टिव में क्या होगा कि आप गए पूछें कि मुझे नर्सिंग करना है तो मैं कर लूँ, अच्छा है, तो वो उसकी क्वालिटीज़ बताएगा कि देखो ये लाभ होते हैं, आज के टाइम में अगर तुम नर्सिंग करती हो तो ये बेनिफिट होगा, और ये इसके हानियाँ भी हैं कि बहुत सारे बच्चे आजकल करने लगे हैं, उतना स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मतलब उसकी हानियों को और लाभों को दोनों को बताएगा। फिर कहेगा देखिए मैंने तो बता दिया, अब लास्ट डिसीजन जो है तुम लो कि तुम्हें कौन सा सही लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने लाभ और हानि को बता दिया। तो वो डायरेक्ट नहीं बताएगा कि हाँ तुम करो या ना करो, उसकी लाभ और हानि को बता दिया। अब आपको लास्ट डिसीजन लेना है कि मुझे करना है या नहीं करना है। तो ये होता है नॉन डायरेक्टिव। अच्छा, इलेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है कि इसमें दोनों का मिश्रण होता है, डायरेक्टिव का और नॉन डायरेक्टिव दोनों का मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबकी समस्याएं अपनी भिन्न भिन्न होती हैं और सबकी समस्याओं के परामर्श भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनको भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न परामर्श दिए जाते हैं। तो नॉन डायरेक्टिव, और आप ये समझ सकते हैं कि ये जो होता है इलेक्टिव जो परामर्श होता है वो नॉन डायरेक्टिव और डायरेक्टिव दोनों का मिश्रण होता है। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे काउंसलर की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले एक जो अच्छा काउंसलर होगा उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। क्योंकि धैर्य क्यों होना चाहिए, अब आप बोलेंगे कि धैर्य की क्या ज़रूरत है मतलब अच्छे काउंसलर में। तो देखिए जैसे कि जो काउंसलिंग मतलब जो लेने आया है काउंसलिंग, तो वो अपनी बातों को बता रहा है। अब आप वो भी जा रहे हैं कि अरे ये बस करे, मैं तो पक गई हूँ बिल्कुल इसकी बातों को सुन कर, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, रो रही है, ये कर रही है। तो इसका मतलब है कि आप अच्छे काउंसलर नहीं हैं। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसकी सारी बातों को सुनने का, वो रिपीट करे तब भी सुनने का धैर्य होना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए आपको धैर्यवान होना चाहिए। अच्छी संप्रेषण कला होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जैसे कि अब आप क्या कर रहे हैं कि वो आया, देखिए गुड कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर आप उसके साथ वो कुछ पूछ रहा है तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आप जो बातें कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से स्किल के साथ होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके अंदर कम्युनिकेशन, बातों को आदान प्रदान करने का अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो बात बोल रहे हैं वो शुद्धता ही पूर्ण ना हो, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, आपकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, या फिर आप बोल रहे हैं मतलब उसको बता रहे हैं, कम्युनिकेट उससे कर रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं। तो गुड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक परामर्शदाता हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, बात करने की क्षमता, बात करने की शैली। ये नहीं कि आप वर्ड इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड में गालियाँ गलौज सब मिक्स करके आप बात करें, तो ये गुड कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत नहीं आता। आपको एक विनम्रतापूर्ण अच्छे तरीके से बात करनी है, ये होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड लिसनर, अब जैसे कि गुड लिसनर का मतलब होता है कि अच्छे तरीके, अच्छा श्रोता। इसका मतलब क्या है, इसका क्या प्रयोग है। तो देखिए जैसे कि अगर वो अपनी बीमारियों के बारे में या फिर वो अपने बारे में कुछ चीज़ों को बता रहा है, तो इसका मतलब है आपको पहले शांति से सुनना है। ये नहीं कि बीच में ही हस्तक्षेप करना है, उसकी पूरी बातों को आप कंप्लीट ही ना होने दो, बीच बीच में बोलते रहें। तो ये एक गुड लिसनर की पहचान नहीं होती। गुड लिसनर का मतलब होता है कि जब तक वो आपका जो काउंसलर है जिसको आप काउंसलिंग दे रहे हैं, जब तक वो अपनी पूरी बातों को कंप्लीट ना कर दें, आपको बीच में कुछ वर्ड नहीं बोलने हैं। ये नहीं कि आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आप टिप टिप उसने बीच में बोलते चले जा रहे हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब लचीलापन का क्या मतलब है? तो देखिए जैसे कि वो अगर अपनी बातों को बता रहा है, वो चाहे जैसे कि आपको पता है कि वो क्या चीज़ें गलत बता रहा है, क्या चीज़ें मतलब सही बता रहा है। जैसे कि देखिए जो लोग होते हैं ना, वो अपनी ही बारे में अच्छाइयाँ बताते हैं, बल्कि दूसरों के बारे में गलत चीज़ें बताते हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ पे गलत था, ये चीज़ ऐसा गलत कर रहा था। और अगर जैसे लचीलापन का मतलब है कि आपको जैसे कि उसके प्रति बिल्कुल लचीला, बिल्कुल अच्छा व्यवहार करना है, विनम्रतापूर्ण का इसका मतलब होता है कि विनम्रतापूर्ण रहना है। ये नहीं कि आप उस पे चिल्लाने लगो, अरे तुम ऐसे क्यों कर दिए, तुम ऐसे क्यों कर दिए। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप परामर्श दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर परामर्श दे रहे हैं, तो उसकी सारी बातों को अच्छे तरीके से सुने और उसके प्रति ये दिखाएं कि हम तुम्हारे प्रति बहुत संवेदनशील हैं, हम तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और तुम्हारे प्रति हम दया की भाव रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है लचीलापन का, ये महत्व होता है। प्रोत्साहन देने वाला का क्या मतलब होता है? जैसे कि जो भी काउंसलिंग आप कर रहे हैं उसमें आप प्रोत्साहित करें कि हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा होगा। वो जो चीज़ें अच्छी कर रहा है, अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, उसमें आप बताएं कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा करा, इसमें तुम्हें और ये चीज़ें करनी चाहिए, तब तुम्हारी ये चीज़ें ठीक होंगी। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर कोई टीबी का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, वो आपके पास परामर्श लेने के लिए आया, तो वो कह रहा है कि हम दवा लेते हैं, लेकिन क्या है कि मुझे दवा लेने का मन नहीं करता, मैं बहुत ऊब गया हूँ अपनी बीमारियों से, मन करता है मर जाएं। तो उसमें आपको प्रोत्साहन देना, नहीं आपको दवा लेनी है, अगर आप दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे कुछ दिन बाद, और फिर आप अपने अच्छे तरीके से पहले की तरह जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। मतलब उसको इस तरीके से बताना है कि इसको जीने की जो इच्छाएं हैं, जो ख़त्म हो रही हैं, वो फिर से जागृत हो जाएं। ये देखिए वातावरण कितना अच्छा है, मनुष्य का जीवन बस जीवन में एक बार मिलता है, तो इसको खुलकर जियो, किसी बीमारी से घबराना नहीं है। इस तरीके से आपको परामर्श देना है। ठीक है, भावनात्मक रूप से स्थिर होना मतलब इमोशनली स्टेबल होना, तो वही है कि भावनात्मक रूप से भी आपको स्टेबल रहना है। ठीक है, अन्य व्यक्तियों की समस्याओं को समझने वाला, एम्पैथेटिक, मतलब ये नहीं है कि आपको बस अपनी समस्याएं, वो कह रहा है कि मुझे टीबी हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ, तो आपको लग रहा है अरे ये तो फालतू, अब क्या बताएं हम, इनको हुआ है तो मुझसे क्या मतलब है, अब ठीक है, ठीक हो जाओगे, अब ऐसे करो, ठीक हो जाओगे, उसमें क्या है। लेकिन वो चीज़ें आप अपने ऊपर लेकर देखो कि अगर मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई रहती तो मुझे क्या फ़ील होता। तो अन्य व्यक्तियों को समझना चाहिए कि हाँ, वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो उसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ये चीज़ें हमारे ऊपर गुजरी होती तो मेरी कंडीशन क्या होती, मैं भी शायद इसी की तरह रहता। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ये होता है अन्य व्यक्तियों की समस्याओं को समझने वाला होने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संचार की प्रक्रिया को समझाइए और संचार की क्या क्या बाधाएं होती हैं वो लिखिए। तो सीधा साधा देखिए, संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी भी कोई भी ऐसी समाचार है, कुछ भी ऐसी न्यूज है, कुछ भी ऐसी बातें हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना ही संचार कहलाता है। हम बुकिश लैंग्वेज के तरीके से देख लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार, सुझाव, साक्ष्य, अनुमान तथा भावनाओं को साझा व्यक्त करते हैं और इस प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों को प्रेषक प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। रोगियों की स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में नर्सों के पास सर्वाधिक इसके उत्तरदायित्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर दो से ज़्यादा भी व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति में तो संचार होगा नहीं, दो व्यक्ति हो सकते हैं या दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो अपने जो विचार होते हैं, वो सुझाव होते हैं, जैसे कि आप फ़ोन पे आप अपनी मम्मी से बात करते हैं तो अपनी दिन भर की दिनचर्या को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो विचार हैं, जो आपकी साक्ष्य, जो अनुमान है, वो अपने विचारों को आप अपने घर वालों तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हाँ, आपके विचारों का यही आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में जो होता है कि प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, देखिए जो प्रेषक होता है, जो देता है, जैसे कि आप कोई भी संचार है, कोई कुछ भी आपने कॉलेज में किया डांस वगैरह, तो आप बता रहे हैं अपने घर वालों से, तो आप क्या हुए, प्रेषक हुए, और आपके जो घर वाले हैं वो क्या होंगे, प्राप्तकर्ता होंगे, तो उनके रूप में जाना जाता है। अब ये जो चीज़ें होती हैं रोगियों के संदर्भ में भी, स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में नर्सों के पास इसके उत्तरदायित्व होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, तो देखिए इन सभी के मध्य संप्रेषण सबसे आवश्यक होता है। नर्स, चिकित्सक, परिवार के सदस्यों, रोगी एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के मध्य संचार एवं सूचनाओं को हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि अब हम हॉस्पिटल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग की बुक को पढ़ रहे हैं और नर्सिंग का हम एग्ज़ाम देने गए हैं, तो हमें नर्सिंग के क्षेत्र के बारे में ही लिखना है, क्योंकि अगर पूछा है तो इसका मतलब है कि नर्सिंग के क्षेत्र के बारे में ही पूछा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि नर्स और चिकित्सक जैसे जो परिवार के सदस्य होते हैं, रोगी स्वास्थ्य देखभाल, मतलब नर्स जो है
अपने चिकित्सक से बताती है कि हाँ पेशेंट को ये कंडीशन है, तो जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, नर्स को बताता है कि ये दवाई उसको लिख दो, मतलब दे दो। लिखने का काम तो डॉक्टर का ही होता है। फिर डॉक्टर जाकर क्या करते हैं कि जितने भी रोगी के परिवार वाले हैं उनसे बताते हैं कि आपका जो मरीज़ है उसको ये कंडीशन हुआ है, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इतनी ये चीज़ें लगेंगी ऐसे वैसे। तो इसका मतलब क्या है कि वो संचार कर रहे हैं। वही कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा गया है कि नर्स, चिकित्सक, परिवार के सदस्य और जितने भी रोगी देखभाल होते हैं उनके मध्य जो भी सूचनाएं होती हैं, जो आदान प्रदान होता है, उसको ही संचार कहते हैं। संचार के कुछ उद्देश्य भी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं देखिए। सूचना देने एवं प्राप्त करने के लिए, अभी कोई भी सूचना है तो आपको कैसे मिलेगा, आप घर में बैठे हैं तो आपको टीवी के द्वारा संचार मिल जाता है, आपको कोई व्यक्ति बता देता है तो आपको वो सूचना मिल जाती। नहीं तो अगर आप अकेले रहेंगे, आप अकेले कितने चीज़ों को जान जाएंगे बिना अगर सूचना दिए। तो ये सूचना देने एवं प्राप्त करने के लिए होता है। उचित संदेश, जैसे कि उचित संदेश का मतलब क्या होता है कि ऐसा ना हो कि अफवाहों में व्यक्ति ऐसे उड़ती पुड़ती चीज़ें सुन लेता है, फिर उसको पता चलता है गलत चीज़ें पता रहती हैं। तो अगर संचार अच्छे तरीके से होता है तो उसको सही संदेश मिल जाता है। सलाह प्रदान करने के लिए होता है कि जैसे कि संचार भी उसमें भी सलाह दिया जाता है। किसी को कोई बीमारी हुई है तो उसके लिए सलाह मशवरा दिया जाता है। व्यक्तियों को मनाने के लिए और परामर्श प्रदान करने के लिए, तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। परामर्श प्रदान करना, व्यक्तियों को मनाने के लिए, सलाह प्रदान करने के लिए, उचित संदेश और प्रेषण के लिए, और सूचना देने और प्राप्त करने के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी बाधाएं क्या होती हैं, तो हम बाधाओं के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, संचार की जो बाधाएं होती हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे कि शारीरिक बाधाएं हो गई, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो गई, भौतिक बाधाएं हो गई और सांस्कृतिक बाधाएं हो गई। अब एक एक कर हम इन सबको जानते हैं कि शारीरिक बाधाओं के अंतर्गत क्या आता है और मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, सब कुछ जान लेते हैं। तो शारीरिक बाधाएं जो होती हैं वो मानव मन और शरीर के प्रतिबंधों से जुड़े अवरोधों, अर्थात धारण, स्मृति और ध्यान को संचार की शारीरिक बाधाओं के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि शारीरिक बाधाओं में, जैसे कि कोई व्यक्ति बहरा है, अब संचार वहाँ पे हो रहा है तो वो बहरा है, वो कान से बहरा है, तो इस वजह से वो जो सूचनाएं मिल रही हैं उसको धारण नहीं कर पा रहा है। या फिर किसी ही व्यक्ति की जो स्मृति है, मतलब दिमाग कमज़ोर है, उसको कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है कि वो अगर 1 घंटे जो हमारे बीच में बातें हुई हैं वो फिर दूसरे घंटे में उस चीज़ को जान सके, वो भूल जाता है। तो ये होती है शारीरिक बाधाएं। तो इसका मतलब वो जब व्यक्ति भूल जा रहा है तो इसका मतलब संचार का कोई मतलब ही नहीं हुआ। वो तो भूल गया कि जितने भी चीज़ों की आपने सूचनाएं दी उसको वो तो भूल गया है, या तो वो व्यक्ति बहरा है, सुन ही नहीं पाया है, ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाया, तो वो सूचना का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो ये होता है शारीरिक बाधाओं के अंतर्गत। अच्छा, अब मनोवैज्ञानिक भावनाएं क्या होती है, मनोवैज्ञानिक में जान लेते हैं। भावनात्मक बाधाएं, तो भावनात्मक बाधाएं जो होती हैं प्रतिभागियों के लक्ष्यों, दृष्टिकोण, निर्णय, भावनाओं, मनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों जैसे कारक के ऊपर उत्पन्न होती हैं। इसका क्या मतलब होगा, जैसे कि जो भावनात्मक बाधाओं में आती हैं, जो भी प्रतिभागी होते हैं उनमें जो लक्ष्य होता है वो निर्धारित ना हो, या फिर उनके दृष्टिकोण सही ना हो, उनमें निर्णय लेने की क्षमता ना हो, या फिर वो भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। इस वजह से सूचना जो भी मिलती है, जो भी कम्युनिकेट आप करते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो ये सब होती हैं मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। भौतिक बाधाओं में क्या है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य भौगोलिक दूरी संचार में सबसे सामान्य भौतिक बाधाओं में से एक है। संचार जो न्यूनतम दूरी के मध्य होता है अधिक दूरी की तुलना में सही होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो मुंबई में रहता है और जो सूचना लेने वाला व्यक्ति है वो कहाँ है, यूपी का रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि अब जो सूचना व्यक्ति दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी मध्य दूरियाँ हैं, तो वो सूचना पता चले कि किसी भी कारणवश से ना मिल पाई, या फिर उसको फ़ोन से वो सुन रहा है, जो सूचना लेने वाला व्यक्ति है, सूचना देने वाला व्यक्ति फ़ोन से बता रहा है, पता चले उसमें नेटवर्क नहीं है, या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से मान लो फ़ोन स्विच ऑफ है, नहीं उठ रहा है। तो ये होती हैं भौतिक बाधाएं, मतलब कि दूरियाँ ज़्यादा होने की वजह से संचार अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। वहीं व्यक्ति यूपी का ही निवासी है, उसी के गाँव के निवासी है, या फिर उसी के ब्लॉक का निवासी है, जो सूचना दे रहा है और सूचना जो ले रहा है। तो अगर फ़ोन वगैरह नहीं लग रहा है तो वो आपस में घर पे बैठ के अच्छे तरीके से जो भी संचार रहेगा, जो भी सूचनाएं रहेंगी वो दे देगा, देखो ये कंडीशन है, ये ऐसे करना है, ठीक है। तो इस वजह से यही कह रहा है कि संचार जो होता है वो न्यूनतम दूरी के मध्य ज़्यादा सही होता है अधिक दूरी की तुलना में। सांस्कृतिक बाधाएं क्या होती हैं, यदि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कर्मचारी एक ही संगठन के लिए कार्य करते हैं तो संचार में एक बड़ी बाधा, जैसे कि संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स। इस प्रकार की बाधाएं किसी संस्था के कार्य के कारण उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार इस संगठित बाधाओं के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जैसे WHO है,
तो उसकी कोई भी कारणवश अगर कुछ भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो वो होता है मतलब कि वो नहीं अच्छे तरीके से संचार दे पा रहा है। WHO जैसे कि एक संस्था है, तो वो जो सूचना का संचार है अच्छे तरीके से मतलब वो नहीं कर पा रहा है किसी भी कारणवश, तो ये होगा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, इसके अंतर्गत आता है। भाषा संबंधी बैरियर क्या होता है? भाषा संबंधी बैरियर वो होते हैं जो संदेश के फूट लेखन दौरान उत्पन्न होती है। सबसे प्रचलित संचार बाधाएं भाषा बाधाएं जो व्यक्ति के मध्य गलतफहमी उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, भाषा संबंधी बाधाओं का मतलब होता है कि जैसे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो अलग है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो मेरा क्या है कि मैं अवधी भाषा जानती हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा कि कोई व्यक्ति है वो अवधी भाषा, वो मुंबई का है, उसको अवधी भाषा का नॉलेज नहीं है। अब मैं कुछ भी चीज़ लिख के अगर टाइप कर देती हूँ या फिर वो मेरे सामने आता है, तो मैं अवधी में अगर बोल रही हूँ तो उसको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, और वो पता चले शुद्ध हिंदी में बोल रहा है तो मुझे वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये होता है भाषा संबंधी बाधाएं। अब ऐसे जैसे कि बिहार का कोई व्यक्ति है, वो भोजपुरी में बोल रहा है, और कोई केरला का व्यक्ति है तो वो अपना वहाँ का लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो उन दोनों के बीच जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान नहीं होंगी। इसका मतलब है कि वो भाषा संबंधी, भाषाओं के अलग रहने की वजह से अच्छे तरीके से जो ये है बैरियर आ रही हैं सूचनाओं में, कम्युनिकेशन में ये बाधाएं हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि अंतर क्षेत्रीय समन्वय क्या होता है, और अंतर क्षेत्रीय समन्वय के सिद्धांतों और प्रक्रिया चरणों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस स्टेप ऑफ इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। तो ये है चौथा क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरे समझाने का तरीका है ये बिल्कुल मतलब ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जा रही है, बस जो लिखा है उसी को पढ़ दें, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही करूँगी। लेकिन आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। मैं जानबूझ के बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ों को बोलती हूँ जो कि आपके दैनिक जीवन में जो चीज़ें घटनाएँ घटित होती हैं, इस वजह से मैं एग्जाम्पल भी जो देती हूँ हर एक चीज़ का, हर एक लाइन का, वो आपकी दैनिक जीवन से जोड़ के देने का कार्य करती हूँ। तो आपको अगर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करना। तो चलिए देखते हैं इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। देखिए, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक से अधिक विभागों का सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में मिलजुल कर कार्य करना, अथवा सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक से अधिक संगठनों विभागों का सहयोग तथा समन्वय के साथ काम करना ही अंतर क्षेत्रीय समन्वय कहलाता है। अब आप इसको समझेंगे कैसे? देखिए, जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्स हो गई, मेडिकल ऑफिसर हो गए, या फिर एनएम हो गई, तो ये लोग क्या करती हैं? इन लोगों का सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें किसी भी तरीके से एक व्यक्ति के जीवन को बचाना है। सबको, जितने भी मेडिकल हेल्थ एजेंसीज़ हैं या फिर जो योजनाएं हैं, वो हर एक व्यक्ति जो कि इसके लिए एलिजिबल है उसको ये योजनाओं के बारे में बताना है और उसको लाभान्वित करना है। तो सबका यही उद्देश्य होता है ना। तो यही होता है कि जब सब लोग मिलकर सभी विभाग के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब आपस में मिलजुल कर, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, अगर डॉक्टर ने कहा है नर्स से कि तुम्हें ये दवा देनी है, उस नर्स को, तुम्हें ये दवा उस पेशेंट को देनी है, तो नर्स का ये मतलब ये नहीं दायित्व तो होगा कि वो जाकर कहेगी हाँ सारी नर्सेस तो बैठी हैं, मैं ही क्यों दूँ, मैं नहीं जाऊँगी, जाए दूसरे से कहे। ये आपका दायित्व तो नहीं है। मिलजुल कर कार्य करना ही क्या कहलाता है? इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। दो या दो से अधिक संगठनों के विभागों का उद्देश्य प्राप्त या अधिक गुणवत्ता युक्त कार्य करने के लिए मिलजुल कर रणनीति के तहत कार्यवाही करना ही इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मतलब यही बात हो गई है, जैसे दो या दो से अधिक संगठन, कोई भी, जैसे कि WHO हो गया, ठीक, यूनिसेफ हो गया, तो ये जो संगठन हैं ये क्या करते हैं? ये दोनों संगठन मिलकर क्या करते हैं? हेल्थ के लिए ही तो कार्य करते हैं। तो इन संगठनों का भी उद्देश्य होता है कि ये क्या करें कि हेल्थ के लिए अच्छी से अच्छी जो भी चीज़ें हैं वो जनता को दे सकें, वो उसी लिए कार्य करते हैं। तो इसका मतलब इनके अंतर्गत भी इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन काम करता है। अरे है अब इसके सिद्धांत क्या होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ द इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। पहला होता है विकास। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पहलू है विकास। तो स्वास्थ्य का विकास से गहरा संबंध होता है तथा स्वस्थ स्वास्थ्य विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार स्वास्थ्य की उन्नति आर्थिक विकास, श्रम उत्पादकता तथा वृद्धि में योगदान देती है। तो सबसे पहला इसका सिद्धांत होता है कि विकास के लिए स्वास्थ्य में जितनी भी चीज़ों का मतलब स्वास्थ्य का हम विकास कर सकें, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ दे सकें और जितने भी इसमें उत्पादकताएँ हैं, मतलब उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं, आर्थिक विकास हो गया, श्रम हो गया, वृद्धि हो गई, ये सब का विकास करना, मतलब स्वास्थ्य के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं उन सब का विकास करना ही इसका एक लक्ष्य होता है। न्याय संगतता क्या होती है? भारत में प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार है, अतः किसी भी धर्म या जाति के बिना भेदभाव के सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। तो न्याय इक्वेलिटी का मतलब यही होता है कि ये नहीं देखना है कि वो मेल है तो उसको ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, वो फीमेल है उसको कम स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, या फिर वो मुस्लिम है तो उसको कम मिलनी चाहिए, वो हिंदू है तो उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। मतलब किसी के भी भेदभाव किसी के भी साथ इसमें नहीं करना है, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। और इसका क्या उद्देश्य होता है कि लोगों की आर्थिक क्षमता में भी वृद्धि करना, मतलब प्रमोटिंग इकोनॉमिक्स कैपेसिटी ऑफ द पीपल। तो आर्थिक स्थिति लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या न केवल लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की देखभाल करता है बल्कि निवारक तथा उपचारात्मक देखभाल भी देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही है कि आपको क्या करेगा कि बस आपकी स्थिति को सुधारने का काम करेगा या फिर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की देखभाल करेगा, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को निर्धारित करने के लिए ये क्या करता है कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की ही देखभाल करता है, बल्कि ये क्या करता है कि ये उपचारात्मक मतलब उपचार भी करता है, और ऐसा भी करता है कि मतलब इसका निवारण, जो भी बीमारी हुई है वो भविष्य में फिर ना हो, इसके लिए भी ये कार्य करता है। तो इसके कुछ चरण होते हैं। स्टेप फॉर इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। प्रत्येक स्तर पर विभाग की विकासात्मक नीतियां तथा कार्यक्रमों का उचित अभिविन्यास करना। देखिए जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर उनका उचित कार्यक्रम चलाने से कोई मतलब नहीं होता जब तक वो उचित तरीके से ना हो और उचित तरीके से उसमें नीतियाँ ना बनाई जाएँ, तब तक उस विकास का कोई कार्यक्रम उसका मतलब नहीं होता। तो यही इसका मतलब है कि इसके आवश्यक यही चरण होते हैं कि मतलब विकास की जो नीतियाँ हैं वो अच्छे तरीके से किया जाए और कार्यक्रम का उचित तरीके से अभिविन्यास किया जाए। प्रत्येक स्तर पर यानी जिला, ब्लॉक, गांव स्तर पर संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया जाए। मतलब एक समिति गठन करना है, चाहे वो जिला हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे गांव स्तर पर, मतलब हर जगह एक क्या करना है कि एक ये समन्वय कोऑर्डिनेशन का समिति का गठन करना है। बिना समिति के कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा ही नहीं कि मेरी ये जिम्मेदारी है। जब आप एक समिति का गठन करते हैं और सबको पर्टिकुलर एक जिम्मेदारी देते हैं कि तुम्हारी ये है, तुम्हारी ये है, तो लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। यही इसका ये भी एक इसका आवश्यक चरण होता है। और भागीदारी विभागों की भूमिका तथा जिम्मेदारी को परिभाषित तथा वर्गीकृत करना है। मतलब जितने भी भागीदार, जितने भी विभाग हैं, जितने भी लोग हैं उसमें भागीदारी ले रहे हैं, उनके बारे में बताना है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये कर्तव्य है। मतलब सबको अलग अलग चीज़ें बांट देनी है। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति के ऊपर दे दो आप सारी जिम्मेदारी, वो कर ही ना पाए। जितने भी लोग भागीदारी कर रहे हैं उन सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ बतानी है, और ये भी बताना है कि आपकी जिम्मेदारी है। सहभागितापूर्ण निर्णय लेना, मतलब जो सब लोग हैं तो वो सहभागी हों, और उसके मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जैसे कि अगर आपने कुछ विभागों को अपनी समिति में गठन किया है तो उनसे भी राय मशवरा लीजिए कि हाँ ये चीज़ें सही हैं या फिर गलत हैं। ये नहीं कि अगर आप समिति गठन कर दिए हैं तो वो आप खुद ही निर्णय लें। तो ये भी इसके एक इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत ये भी एक चरण, इसका एक महत्वपूर्ण चरण है कि सबकी सहभागिता के अनुसार ही निर्णय लेना है। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन, एक एड्स का बचा है और एक पर है शायद मलेरिया का। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मेरे पास इतना नेट नहीं रहता कि मैं काफ़ी लंबी वीडियो अपलोड कर सकूं, नेट मेरा ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना चीज़ों को मैंने पढ़ाया अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि कैसा पढ़ाया कैसा नहीं। रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी एनर्जी के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।